वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम कॉन्ग्रुएंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन देखेंगे कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन होती क्या है। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस किया, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंस थी, दैट इज ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड ऑफ m था, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट थी। लेकिन ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, इक्वलिटी है, तो ये एक इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन अभी हमारे सिलेबस में जस्ट 2 वेरिएबल्स में बहुत सारी लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन पॉसिबल है, लेकिन हम जस्ट लीनियर है मतलब डिग्री जो है 1 है, एक्स और वाई की जो पावर्स है मिलाकर के आप वो 1 आ रही है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, ये 2 वेरिएबल्स में ही हम करेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहां a, b और c क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ठीक है। और a क्या है, नॉन जीरो है, और b भी क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि अगर a जीरो हो जाए दैट इज x का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, b जीरो हो जाए दैट इज y का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा, मतलब आपकी ये डाइफेंटाइन इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो डाइफेंटाइन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है, अभी जो लीनियर हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स में है, पिछली हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ी 1 वेरिएबल में, इस बार 2 वेरिएबल में है, x और y में। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वेयर a b c आर इंटीजर्स, a नॉन जीरो होना चाहिए, b नॉन जीरो होना चाहिए। याद हो लीनियर कॉन्ग्रुएंस में a जो था नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड m था, क्योंकि अगर a जीरो के ही कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो ये तो जीरो इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m हो जाता, मतलब इस इक्वेशन का कोई मीनिंग ही ना रहता। सेम लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, a भी नॉन जीरो होना चाहिए, b भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जो ये 2 वेरिएबल में है, x और y दोनों की पावर लीनियर है, a b जो x और y का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। अब एक और चीज, ये जो है अननोन्स जो है वो तो है 2, इक्वेशन क्या है, कम। नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो, अननोन्स ज्यादा हो, तो हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर होंगे तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और हम क्या करें, नंबर थ्योरी में मेनली इंटीजर्स के साथ ही डील कर रहे हैं, जो हमारी बुक में सिलेबस है ओनली इंटीजर्स के लिए है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो हम ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब इस बार क्या होगा, एक पेयर, मतलब एक x की वैल्यू होगी सपोज x नोड, और x नोड के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मान लो y नोड। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई, मतलब x और y की वो वैल्यू जो अबोव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, हम उस पेयर को क्या कहेंगे, वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब थ्योरम है कि इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो पहली थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम इज द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हैज ए सॉल्यूशन, हैज ए सॉल्यूशन if and only if GCD of A B divides C। क्या कहता है कि अगर इसका सॉल्यूशन है ना तो A और B दैट इज x और y का जो कोफिशिएंट है उनका GCD C को डिवाइड कर देगा। एंड कन्वर्सली अगर A और B का GCD C को डिवाइड कर दे तो इसका आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब मान लिया, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन है, तो हमें क्या प्रूव करना है, जो a और b का जीसीडी है, सबसे पहले मान लो a और b का जीसीडी सपोज d है, ठीक है। तो हमें प्रूव करने की d c को डिवाइड करेगा। फिर हम उल्टा प्रूव करेंगे, अगर d c को डिवाइड करेगा तो हमें प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सपोज कि जो डाइफेंटाइन इक्वेशन है दैट इज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c हैज ए सॉल्यूशन, मान लिया इसका एक सॉल्यूशन है।
ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी का जीसीडी है दैट इज डी, वो सी को डिवाइड करना चाहिए। अब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने मान के चलो कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो सॉल्यूशन कौन है, एक्स नोड वाई नोड है। हमें क्या प्रूव करना है, डी सी को डिवाइड करेगा। अब एक चीज देखो, एक्स नोड वाई नोड अगर इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी ए एक्स नोड प्लस बी वाई नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी। हमें प्रूव करने डी जो है दैट इज जो जीसीडी है ए और बी का, वो डिवाइड करेगा सी को। अब आप जीसीडी की डेफिनेशन यूज करो, डी क्या है, ए बी का जीसीडी है, तो जीसीडी की डेफिनेशन कहती है कि डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। अब हमें ये पता है डी अगर ए को डिवाइड करे तो डी ए के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, दैट इज ए एक्स नोड को भी डिवाइड करेगा। याद हो हम सॉल्यूशन ओनली इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो एक्स नोड एक इंटीजर है, तो अगर डी ए को डिवाइड करे तो डी ए के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, यानी एक्स नोड को भी डिवाइड करेगा। तो डी बी को डिवाइड कर रहे हैं तो डी बी वाई नोड को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अब हमें ये बताए ए बी को डिवाइड करे, ए सी को डिवाइड करे, तो ए उनके सम को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी डी जो है डिवाइड करेगा ए एक्स नोड और बी वाई नोड के सम को भी डिवाइड करेगा, और इसका सम कौन है, सी, यानी डी डिवाइड करेगा किसको, सी को। तो हम मान के चले कि इसका सॉल्यूशन है एक्स नोड वाई नोड। ठीक है, एक्स नोड वाई नोड इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें प्रूव करना था जो जीसीडी है वो सी को डिवाइड करेगा। जीसीडी की डेफिनेशन है कि डी ए को डिवाइड करेगा, डी बी को डिवाइड करेगा। डी अगर ए को डिवाइड करे तो ए के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, डी बी को डिवाइड करे तो डी बी के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, और डी इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा, और इनका सम कौन है, सी है, यानी डी किसको डिवाइड करेगा, सी को। तो एक पार्ट प्रूव हो गया। अब कन्वर्स, कन्वर्स में हमने मान लिया है कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्सली सपोज दैट कि जो जीसीडी है, ठीक है, वो सी को डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यानी जो डाइफंटाइन इक्वेशन थी दैट इज लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब ए बी का जीसीडी कौन है, डी। अब हम एक थ्योरम कर चुके हैं कि ए बी का जीसीडी अगर डी हो तो हमें पता है जीसीडी को कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, किसके, ए और बी के, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ए और बी के। इसका मतलब दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स u एंड v सच दैट d इज इक्वल टू u टाइम्स ऑफ a प्लस में v टाइम्स ऑफ किसका आ जाएगा, b का। ठीक है, अब हमें देखो a के साथ सॉल्यूशन का मतलब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, कि यहाँ x की वो वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए, और उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, आंसर c आना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि a के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, u, और b के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, v। अगर ये c आ जाता तो u v इसके सॉल्यूशन बन जाते, लेकिन हमें c चाहिए, लेकिन यहाँ कौन है, d, यानी हमें d की हेल्प से c लेकर आना होगा। अब जो चीज दी हुई है उसका यूज करते हैं। दिया क्या हुआ है कि डी सी को डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आएगा, सपोज C1। ठीक है, कैसे आएगा कि जो C है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, C1 टाइम्स हो जाएगा किसका, D का। ठीक है, अब हमें ये पता है कि C लेके आना है, C कब आ सकता है, अगर D को C1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहां से हिंट मिल रहा है कि बोथ साइड आपको C1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो C1D दिस इज इक्वल टू C1U टाइम्स ऑफ A प्लस C1V टाइम्स ऑफ B, दिस इज इक्वल टू C1D आ गया, और C1D मतलब कौन आ गया, C। तो C1UA प्लस C1VB इज इक्वल टू C आ गया। ठीक है, अब आप यहां देखो x की जगह कौन आ गया, C1U, y की जगह कौन आ गया, C1V, यानी अगर x की जगह C1U रख दिया जाए, y की जगह C1V रख दिया जाए, वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। और जो पेयर x और y का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। इसका मतलब C1U और C1
V जो है वो क्या बन गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें यही शो करना था कि अगर ए बी का जीसीडी सी को डिवाइड करे तो इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। एंड कन्वर्ट जो कि हम कर चुके हैं, सॉल्यूशन मिल रहा है तो जीसीडी जो है वो सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसकी करोलरी है। करोलरी क्या है? नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि ए और बी आर को प्राइम इफ एंड ओनली इफ ax plus by is equal to 1 has a solution। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब ये करोलरी है पिछली वाली थ्योरम की। ठीक है, ये एंट्रेंस में आ सकती है। जैसे कि क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मान लो जो ये डायफंटाइन इक्वेशन है ना, ax plus by is equal to 1, इसका सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो ये ax plus by is equal to जो c होती है, लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन होती है, अगर इसका सॉल्यूशन है तो a और b का जो जीसीडी है वो किसको डिवाइड करेगा? c को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर इसका सॉल्यूशन है तो क्या कह रहे हैं कि जो ए बी का जो जीसीडी है, मान लो d है, वो किसको डिवाइड करेगा? c को डिवाइड करेगा। यानी c कौन है? 1, तो यानी d 1 को डिवाइड करेगा। अब d कौन है? जीसीडी। याद हो जीसीडी जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 को डिवाइड कर दे वो तभी हो सकता है जब वो खुद 1 हो जाए। यानी d की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। d 1 होने का मतलब a और b क्या हो जाएंगे? को प्राइम, क्योंकि ए बी का जीसीडी ही डी था। तो अगर इसका सॉल्यूशन है तो हमें ये पता है कि ये जो लीनियर डायफंटाइन है इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है अगर ए बी का जीसीडी सी को डिवाइड करे। ठीक है, अब ए बी का जीसीडी मान लिया डी है। ठीक है, अब डी सी को डिवाइड करे, सी कौन है? 1, सॉल्यूशन मिल रहा है तो डी 1 को डिवाइड करेगा। अब डी जीसीडी है तो डी नेचुरल नंबर होता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 को डिवाइड करे वो खुद 1 होगा। यानी ए और बी क्या हो जाएंगे? को प्राइम। एंड कन्वर्स, अब देखो अगर ए और बी को प्राइम है, ए और बी का जीसीडी 1 है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन कब मिलता है? अगर जीसीडी सी को डिवाइड कर दे तो जीसीडी कौन है? 1, और 1 1 को डिवाइड करेगा, यानी इसका क्या मिलेगा आपको? सॉल्यूशन। मतलब क्या है, अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है वो तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी क्या हो? को प्राइम हो। ठीक है, ए बी अगर को प्राइम है तो ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर इसका सॉल्यूशन मिल रहा है तो ए बी को प्राइम होना चाहिए। जैसे कि मान लो एंट्रेंस में सपोज आपके क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज 5x plus 3y is equal to 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आया हुआ है ax plus by is equal to 1 has a solution, then which one of the following may be true। ठीक है, कौन सी चीज ट्रू हो सकती है? पहली कि जो ए बी का जो जीसीडी है वो 5 हो जाए। सेकंड, ए बी का जो जीसीडी है वो 3 हो जाए। थर्ड, ए बी का जो जीसीडी है वो 2 हो जाए। और फोर्थ, ए बी का जो जीसीडी है वो 4 हो जाए। ठीक है, अब आप सोचो जो ये इक्वेशन है लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन ax plus by is equal to c, इसका सॉल्यूशन जब ही एग्जिस्ट करता है जब ए बी का जीसीडी सी को डिवाइड करता है। यानी ए बी का जीसीडी सी कौन है? 1, 1 को डिवाइड करेगा। तो ऐसा जीसीडी जो 1 को डिवाइड कर दे वो खुद 1 होना चाहिए। यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। यानी 5th ऑप्शन बैठ जाएगा कि नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। सपोज ax, ठीक है, प्लस by इज इक्वल टू c हैज ए सॉल्यूशन एंड a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है? को प्राइम है। हमने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, और a और b क्या है? को प्राइम है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? c इज इक्वल टू 1। दूसरा,
C इज इक्वल टू 3, तीसरा C इज इक्वल टू 4, ठीक है, फोर्थ हो गया C इज इक्वल टू 5, फिफ्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, और सिक्स्थ ऑप्शन हो गया है नन ऑफ दिस। अब हमें ये पता है कि अब इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब ए बी का जीसीडी सी को डिवाइड कर दिया। अब ए बी का जीसीडी कितना है 1, 1 ऑलवेज सी को डिवाइड करेगा, तो सी की वैल्यू 1 हो तब भी 1 उसको डिवाइड करेगा, सी 3 हो तब भी उसको डिवाइड करेगा, सी 4 हो तब भी उसको डिवाइड करेगा, 1 उसको डिवाइड करेगा, सी 5 हो तब भी 1 उसको डिवाइड करेगा। ऑल ऑफ दिस मतलब 1 to 4 तक, या 1 to 4 ऑप्शन ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से आगे, जो 1 to 4 है ऑल आर ट्रू, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 1 to 4 सारे कवर हो जाएंगे, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये हो जाएगा सारे के सारे क्या है हमारे पास करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि अगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ए और बी को प्राइम होंगे, ठीक है, मेन चीज ये थी। अब नेक्स्ट थ्योरम आती है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं, ठीक है कि अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि क्या कंडीशन लगाई जाए कि सॉल्यूशन कब मिलेंगे, मतलब सॉल्यूशन कब मिलेंगे वो कंडीशन तो आ गई। अब कितने मिलेंगे उससे थ्योरम और करते हैं कि कौन कौन से, मतलब वो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। सॉल्यूशन तो हमें पता है कि इनफाइनाइट मिलने वाले हैं, क्योंकि इक्वेशन एक है, अननोन 2 है, अननोन ज्यादा हो इक्वेशन कम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट मिलने वाले, ठीक है। अब मेन चीज है कि वो सॉल्यूशन कैसे दिखेंगे वो हमें निकालने हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम को प्राइम को जीसीडी 1 कहो, सेम है सारी चीजें, तो दीज आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब ए और बी का जीसीडी कितना दिया हुआ है 1, और एक सॉल्यूशन दे दिया गया, सपोज x is equal to x node and y is equal to y node is a solution of the Diophantine equation ax plus by is equal to c. Then all the solutions are given by, then all the solutions are given by, बाकी जो सॉल्यूशन है वो कैसे दिखेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस बी के और y इज इक्वल टू वाई नोड प्लस ए के, यहां माइनस आएगा, ठीक है, जहां k क्या है, k इज एनी इंटीजर, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, अगर आपको एक सॉल्यूशन पता चल गया ना डाइफंटाइन इक्वेशन का, तो बाकी सॉल्यूशन भी आप पता कर सकते हो। कैसे कि बाकी जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू तो हो जाएगी x नोड प्लस बी के, और उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी y नोड प्लस माइनस में a की हो जाएगी, जहां के कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये गारंटी होनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ए और बी को प्राइम है, ए बी का जीसीडी 1, 1 सी को डिवाइड करे, सॉल्यूशन तो मिल रहा है, और एक सॉल्यूशन कौन दिया हुआ है, एक्स नोड और वाई नोड। अब एक्स नोड वाई नोड की हेल्प से हमें बाकी सॉल्यूशन निकालने हैं। अब ये देखो एक्स नोड वाई नोड इसका सॉल्यूशन है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी ए एक्स नोड प्लस बी वाई नोड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, सी। अब हमें बाकी बचे हुए सॉल्यूशन निकालने हैं। बचे हुए सॉल्यूशन का मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने कहा था ना कि एग्जैक्टली उसके d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, उसमें हमारा स्टेप क्या रहा था, एक सॉल्यूशन हमने x नोड y नोड मान लिया था, बाकी x की वैल्यू निकाल ली थी। वो हमने कैसे किया था, जो ओरिजिनल कॉन्ग्रुएंस थी उसमें से a x नोड वाली कॉन्ग्रुएंस घटा दी थी। मतलब एक तो आपको सॉल्यूशन इस कॉन्ग्रुएंस इस इक्वेशन के निकालने, इस डाइफंटाइन इक्वेशन के निकालने हैं। एक x की वैल्यू पता है x नोड, बाकी x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी a इंटू एक्स माइनस एक्स नोड प्लस b y माइनस y नोड दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है।
तो इसका मतलब a इंटू एक्स माइनस एक्स नोड दिस इज इक्वल टू माइनस बी वाई माइनस में वाई नोट हो गया। ठीक है, अब b जो है वो डिवाइड करता है b को, तो b जो है वो डिवाइड करेगा माइनस b टाइम ऑफ y माइनस में y नोड को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके इंटीग्रल मल्टीपल को डिवाइड करेगा, तो यानी b डिवाइड करेगा किसको, x माइनस एक्स नोड को। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। यहाँ b डिवाइड करेगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है, a टाइम्स ऑफ दिस है, तो यानी a और आएगा। तो यानी b डिवाइड कर रहा है किसको, यानी b डिवाइड कर रहा है a टाइम ऑफ x1 माइनस में x माइनस में x नोड को। ठीक है, अब b प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है और b का a के साथ जीसीडी 1 है, ये गिवन है। तो जब भी प्रोडक्ट आए हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो b और a का जीसीडी 1 है, तो b दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी b डिवाइड कर देगा किसको, x माइनस में x नोट को। ठीक है, तो x माइनस एक्स नोट को अगर डिवाइड करेगा तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि x माइनस एक्स नोट दिस इज इक्वल टू सम इंटीग्रल टाइम्स ऑफ b आ जाएगा, मतलब k टाइम्स ऑफ सम b आ जाएगा, जहां k टाइम्स ऑफ b आ जाएगा, जहां k क्या है, कोई इंटीजर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x नोड प्लस में k भी आ जाएगी। अब इसके करेस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू पिक करनी है, तो हमें पता है कि ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। अब हमें इस x के करेस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें ये पता है कि a इंटू में x माइनस में x नोट दिस इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स ऑफ कितना था, y माइनस में y नोट था। अब आप क्या करो, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यानी कितनी हो जाएगी, ax, x मतलब x नोड प्लस में kb माइनस में x नोड माइनस में कितना इज इक्वल टू माइनस b टाइम ऑफ y माइनस में y नोट आ गया है। ठीक है, x नोड से x नोड कैंसिल आउट हो गया, यानी a के बी दिस इज इक्वल टू माइनस b टाइम ऑफ y माइनस y नोट आ गया है। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि b नॉन जीरो होता है। क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन में हमने पढ़ा था a और b दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। तो आप b से डिवाइड कर सकते हो, तो a के विद नेगेटिव दिस इज इक्वल टू y माइनस y नोट हो गया है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू y नोट माइनस में क्या हो गया है, a के हो गया है। मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब x जो x नोट प्लस के भी होगा, उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y नोट माइनस में a के हो जाएगा। लेकिन अगेन डिविजिबिलिटी की हेल्प से कोई एक के मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा के मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कम से कम एक मिलेगा। जस्ट डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन इतनी कहती है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस में b के हो, y इज इक्वल टू y नोट प्लस माइनस में सॉरी a के हो, के कोई भी इंटीजर होना चाहिए, के इज एनी इंटीजर। लेकिन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से आपको सिर्फ एक के की गारंटी मिल सकती है, एक से ज्यादा की गारंटी कोई जरूरी नहीं है, मतलब कम से कम एक मिलेगा, ये डिविजिबिलिटी कहती है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करके देखा, सपोज के को हमने 0 पुट करके देखा, तो के को हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू तो आ जाएगी x नोट और y की वैल्यू आ जाएगी y नोट, जो कि सॉल्यूशन है, ये तो गिवन है। अब हमने k को 1 पुट करके देख लिया, k को अगर हम 1 पुट करके देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x नोट प्लस b, और y कितना आ गया, y नोट माइनस में a आ गया। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि k इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, वो इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए, यानी a टाइम ऑफ x प्लस में b टाइम्स ऑफ y c आना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करे तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो हमने पुट करके देखा, x की वैल्यू पुट कर दी, x नोट प्लस में b और प्लस में b, y नोट माइनस में कितना हो गया a, दिस इज इक्वल टू c आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम देखते हैं,
लेफ्ट साइड के साथ काम करते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स नोड प्लस बी वाई नोड और ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी कट जाएगा। अब गिवन है कि एक्स नोड वाई नोड गिवन डाइफंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए एक्स नोड बी वाई नोड दिस इज इक्वल टू सी। तो इसका आंसर सी आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू के इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स और वाई का जो पेयर आया वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब के इज इक्वल टू 1 के लिए भी इसका सोल्यूशन है, यानी के की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू 2 रख दी, के अगर 2 रख दिया तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स नोट प्लस बी के दैट इज 2b, वाई इज इक्वल टू वाई नोट माइनस ए के दैट इज 2a। ठीक है, तो हमें प्रूव करने है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं ए एक्स प्लस बी वाई सी आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं। तो ए एक्स नोट प्लस 2b प्लस बी वाई नोट माइनस 2a। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे आ जाएगा ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट और इसकी वैल्यू कितनी थी c, यानी k इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये सोल्यूशन आ रहा है, सेम k इज इक्वल टू 3 के लिए भी सोल्यूशन आएगा, 4 के लिए भी, यानी k जो है 0 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लो, मतलब इवन होल नंबर लो वो ले सकता है। अब हम नेगेटिव में और देखते हैं कि k नेगेटिव भी हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लो k की वैल्यू ले ली हमने -1 तो x इज इक्वल टू था x नोड प्लस में b के दैट इज माइनस में k। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y नोड माइनस a के दैट इज प्लस k। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ax प्लस by इज इक्वल टू c आना चाहिए। तो ax नोट माइनस में कितना हो जाएगा a के, सॉरी ये कितना हो जाएगा, जब यहां पर आ जाएगा आपका x नोड माइनस में b के होता था, k की वैल्यू तो 1 आ ही चुकी है माइनस का, तो ये x नोड माइनस b हो गया है और ये हो जाएगा a। ठीक है, तो ये माइनस a b आ गया है और प्लस b y नोट और प्लस कितना हो गया है a b, यानी k इज इक्वल टू -1 के लिए भी इसका सोल्यूशन है। सेम आप k की जगह -2 रखोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी x नोट माइनस में 2b आ जाएगा और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y नोट प्लस में 2a आ जाएगा। अगेन आप ax प्लस by रख के देखोगे तो ये कितना आ जाएगा c, यानी k की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है, मतलब k कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यानी लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन का आपको एक सॉल्यूशन पता है x नोट y नोट, तो बाकी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। बाकी सॉल्यूशन कैसे आएंगे, x नोट प्लस में b के और x नोट y नोट माइनस में a के आएंगे। ठीक है, ये बाकी सॉल्यूशन होंगे जहां k कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, अब रहते हैं इसके क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम एक चीज नोट करते हैं, ये जो इक्वेशन है ax प्लस by दिस इज इक्वल टू c, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, c के मोड ऑफ b, क्योंकि जब आप मोड बी में काम करोगे तो बी वाई मोड बी में किसका काम करेगा, 0 का, क्योंकि बी वाई एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा बी से। ठीक है, तो बी वाई मोड बी में 0 का काम कर रहा है तो एक्स किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी के, किसमें, मोड बी में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि मोड ए में एक्स किसका काम करेगा, 0 का, और ये हो जाएगा बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। मतलब ये जो इक्वेशन है लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन, इसको आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस में तोड़ सकते हो और इसकी हेल्प से आप एक्स नोट वाई नोट निकाल सकते हो और एक सॉल्यूशन अगर हमें पता चल गया बाकी सॉल्यूशन हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थ्योरम के लिए बाकी जो सॉल्यूशंस निकालने थे इसके लिए क्या कंडीशन दी हुई थी कि ए और बी जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। पहली कंडीशन थी कि ए बी को प्राइम हो और बाकी जो सॉल्यूशन है अगर आपको एक सॉल्यूशन पता है तो उसकी हेल्प से आप बाकी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस अच्छे से जानते हैं कि कैसे सोल्व करना है, तो या तो आप इसको सोल्व कर लो या आप इसको सोल्व कर लो, तो इससे एक्स नोट वाई नोट आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। अब आप देखो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता था, जब
ए और एम की जगह कौन है बी, ए और एम का जीसीडी दैट इज ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करे। तो यही तो थ्योरम कह रही थी कि लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए और बी का जो जीसीडी है वो किसको डिवाइड करेगा, सी को। मतलब लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन को आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर और नोट द फॉलोइंग लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई है, आपको चेक करना है कि उसके सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैसे कि 12x प्लस में 501y दिस इज इक्वल टू 274। ठीक है, अब लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, यानी a कितना आ गया है 12, b कितना आ गया है 501, c कितना आ गया है 274। ठीक है, अब हमें पता है कि लीनियर डाइफेरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता था, जब a और b का जीसीडी वो c को डिवाइड कर दे। तो a और b का जीसीडी यानी 12 और 501 का जीसीडी, 12 और 501 का जीसीडी चेक करोगे 3 आ जाएगा। अगर वो c को डिवाइड कर दे तो c कौन है 274। अब इसके सम ऑफ डिजिट देखो, 4 7 11 2 13, सम ऑफ डिजिट ही 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी जो जीसीडी आ रहा है ए और बी का वो सी को डिवाइड नहीं कर रहा। तो अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि दिया हुआ है 15x प्लस 25y दिस इज इक्वल टू 45। तो a कितना आ गया 15, b कितना आ गया 25, c कितना आ गया 45। अगर इसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब ए बी का जीसीडी सी को डिवाइड कर दे। तो ए और बी का जीसीडी कौन है 5, 5 सी को डिवाइड करे दैट इज 45 को डिवाइड करे, यानी इसका एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्व द इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अब आपको इस डाइफेरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें पता है कि इस डाइफेरेंटाइन इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 किसमें, मोड ऑफ 5 में। ठीक है, क्योंकि मोड 5 में ये किसका काम करेगा 0 का, तो 7x किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 3 के मोड 5 में। तो देखो 7 और 5 का जीसीडी कितना है 1 है। याद हो क्या दिया हुआ था, a और c क्या होने चाहिए आपके, a और जो c है a और b जो है वो कोप्राइम होने चाहिए। और आपको सॉल्यूशन पता हो एक x नोट y नोट, बाकी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो a b देखो कोप्राइम है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से x नोट की वैल्यू आ जाएगी, x नोट की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y नोट आ जाएगा, और एक सॉल्यूशन अगर हमें पता चल गया तो बाकी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो कैसे करोगे। इसके सॉल्यूशन हमें पता है कि a और m जो है दोनों ही स्मॉल है, तो आपको क्या करनी है, m के मल्टीपल्स देखनी है 5, 10, 15, 20, ठीक है 25, नेक्स्ट हो गया 30 एंड सो ऑन, कि उसमें b ऐड कर दिया जाए। मतलब जो ये यहाँ c है, मतलब b का काम यहाँ c कर रहे हैं कि वो a से डिविजिबल हो जाए। तो 5 और 3 8, 7 से डिविजिबल नहीं है। 10 और 3 13, 7 से डिविजिबल नहीं है। 15 और 3 18, 7 से डिविजिबल नहीं है। 20 और 3 23, 7 से डिविजिबल नहीं है। 25 और 3 28, 7 से डिविजिबल है। यानी आप क्या लिखोगे 25 is congruent to 0 mod of 5। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड कर सकते हैं। तो 7x is congruent to 28 mod of 5। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 7, 7 और 5 का जीसीडी 1 है तो काट सकते हो, और मोडुलो सेम रख सकते हो, यानी x is congruent to 4 mod 5 आ गया। ठीक है, तो x नोट की वैल्यू आ गई है कितनी 4। ठीक है, x नोट पता है तो y नोट निकाल सकते हो, यानी 7 x नोट रख दो, यहाँ पर 4 रख दो, तो ये हो गया 28 प्लस 5y
इज इक्वल टू 3, यानी 5y इज इक्वल टू -25, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, x इज इक्वल टू वो बाकी जो सॉल्यूशन थे x नोड प्लस में b के, b कितना है 5 के, x नोड कितना आ गया आपका 4, ठीक है, और y इज इक्वल टू y नोट दैट इज -5 माइनस में a के यानी -7 के, वेयर k इज एनी इंटीजर, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन निकालने से रिगार्डिंग। क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 52। इसके आप सॉल्यूशन निकालो। सबसे पहले तो कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ए बी का जीसीडी 5 और 3 का जीसीडी 1 आ गया, 1 52 को डिवाइड करे यानी सॉल्यूशन तो मिलेगा। अब ये थ्योरम लगाने के लिए कि एक सॉल्यूशन पता हो तो दूसरे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, यानी इस फॉर्म के दिखेंगे y नोट माइनस में a के, उसके लिए ए बी क्या होना चाहिए को प्राइम, ए और बी को प्राइम है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आगे है 52 मोड ऑफ 3 में। सही है। अब देखो 52 जो है वो 3 से बड़ा है, 52 3 से बड़ा है, तो आप सबसे पहले इसको छोटा बना दो। तो हमें पता है कि अगर नंबर बड़ा आ जाए तो हमें किसके साथ डील करनी है, रिमाइंडर के साथ। तो 52 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे समझना चाहो कि कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है तो यानी 52 कॉन्ग्रुएंट होगा मोड 3 के। ठीक है, अब फिर से ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी के कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रांजिटिविटी से। ठीक है, या फिर आप सीधा कह सकते हो कि जब भी नंबर बड़ा आ जाए तो आपको उसके रिमाइंडर के साथ डील करनी है। तो यानी 52 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, इसकी हेल्प से आपका x नोट आ जाएगा, देन उसके करेस्पॉन्डिंग y नोट निकाल सकते हो और बाकी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5 और 3 का जीसीडी 1 है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, a और m दोनों ही स्मॉल हैं, तो पहला केस लग जाएगा आपको 3 के मल्टीपल्स देखने, 3 6 ठीक है 9 12 एंड सो ऑन। तो वो मल्टीपल लेना है कि उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 में एक ऐड करेंगे 4, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 भी नहीं लेंगे, 9 ले लेंगे हम, क्योंकि 9 में अगर हम 1 ऐड करें तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड ऑफ 3 आ गया। ठीक है, और 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड ऑफ 3 आ गया। अब दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड करोगे तो 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोड ऑफ 3 आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, 5 का 3 के साथ जीसीडी 1 है तो कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3 आ गया। तो एक सॉल्यूशन आ गया कौन, x नोड की वैल्यू हमें पता चल गई 2 आ गई है। तो x नोड यहाँ रख दो, तो ये x नोड रखेंगे तो यहाँ y नोड आ जाएगा। तो ये 5 इंटू में 2 प्लस में 3y दिस इज इक्वल टू 52 आ गया है। तो 3y इज इक्वल टू 42, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया है 14। ठीक है, तो x नोट आ गया है 2, y आ गया है 14, बाकी सॉल्यूशन हमें पता है 2 प्लस में b के, b कितना था 3 के, और y नोट हो गया आपका 14 माइनस a के यानी 5 के, वेयर k इज एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला तो पार्ट कह रहा था कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया कि इस टाइप के होंगे कुछ 2 प्लस 3 के, ठीक है, और 14 माइनस में 5 के, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, जहां के कोई भी इंटीजर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन ही निकालने हैं। अब हमें ये पता है कि कोई भी इंटीजर है, कि नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। हमें सिर्फ वो सॉल्यूशन निकालने हैं जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब x और y की वो वैल्यू जो पॉजिटिव हो, मतलब x भी पॉजिटिव हो और y भी क्या हो पॉजिटिव हो। ठीक है,
मतलब ऐसे सॉल्यूशन निकालने जो पॉजिटिव हो, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाए, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आए। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब 2 + 3 के पॉजिटिव होगा, और y की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब 14 - 5 के पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब 3 के ग्रेटर देन -2 होगा और k ग्रेटर देन -2/3 होगा, और इसका मतलब 14 इज ग्रेटर देन 5 के होगा, और इसका मतलब k इज लेस देन 14/5। ठीक है, एंड है मतलब दोनों आपको कंबाइन करना है। तो k -2/3 से बड़ा हो, यानी -0 पॉइंट समथिंग से बड़ा, तो k की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब कहते हैं कि k 14/5 से छोटा होना चाहिए। 14/5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8 से छोटा होना चाहिए। तो 2.8 से छोटा कौन हो सकता है, एक तो सारे के सारे नेगेटिव, -2, -1, 0, ठीक है, और 1, 2। तो k की वैल्यू कहते हैं कि ये तो ये हो सकती है। कहते हैं कि इन दोनों का आपको क्या लेना है, एंड, दैट इज दोनों में जो कॉमन हो, यानी इंटरसेक्शन चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 0, 1, 2, यानी k की वैल्यू आ गई 0, 1, 2। तो सॉल्यूशन कौन कौन से निकलेंगे, जो पॉजिटिव हो, एक तो k 0 के लिए, एक k 1 के लिए, और k 2 के लिए। तो k जब 0 है तो पहला सॉल्यूशन आ गया 2 और 14, 2 और 14। दूसरा सॉल्यूशन आ गया कितना, 5 और 9, ठीक है, और तीसरा सॉल्यूशन आ जाएगा 8 और 4। ये ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो कि क्या होंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डाइफंटाइन इक्वेशन देखी। फिर हमने देखा कि डाइफंटाइन इक्वेशन जो कि ax + by = c है, लीनियर डाइफंटाइन इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करेगा। अगर जीसीडी c को डिवाइड नहीं करे तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर आपको एक सॉल्यूशन पता हो, a और b अगर को प्राइम में एक सॉल्यूशन पता हो, तो बाकी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। x0 + b के हो जाएगा, और y की वैल्यू y0 माइनस में एक के हो जाएगा। देन हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। तो क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या रहेगा कि आपको उस डाइफंटाइन इक्वेशन को लीनियर कॉन्ग्रुएंस में तोड़ना है, और लीनियर कॉन्ग्रुएंस के क्वेश्चंस हमें पता है कि कैसे कर सकते हैं। तो वहां से आपकी x0 की वैल्यू आ जाएगी, गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। देन आपको एक सॉल्यूशन पता हो तो बाकी सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंस का पूरा चैप्टर, दैट इज 2.3 होगी, यानी कॉन्ग्रुएंस जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज हम थर्ड चैप्टर करेंगे नंबर थ्योरी का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।